नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की प्रतिक्रिया जानने। क्या ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है, इस पर अपडेट जानने और दुनिया भर के जो देश हैं वो इस घटना पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या वो आने वाली संभावनाओं के ऊपर किसी तरह का कयास लगा रहे हैं, क्या वो अपना अपना पक्ष लेकर बैठे हैं, कौन सा देश किसके साथ अब इस स्थिति में निकल कर पहुंच रहा है, तमाम बातें आज के सेशन में आपके साथ साझा की जा रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हुए आतंकी हमले की भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के 9 मेजर ठिकानों के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा गौरवपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई। भारत के द्वारा बकायदा प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि हमने कौन से क्षेत्र पर हमला किया है। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर तक भारत की सेना के द्वारा टारगेटेड हमला किया गया, आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया गया। मेजर आतंकी समूह जहां पर वो लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली जगह हो या हेडक्वार्टर के रूप में, भारतीय सेना ने अपने साहस का बड़े ही सुंदरता से परिचय देते हुए ये सारे अंजाम किए। और हमने इन सभी विषयों के ऊपर आइदर अंकित इंस्पायर इंडिया पर या अपनी पाठशाला पर आपको रेगुलर अपडेट दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उनकी संसद में प्रधानमंत्री का छाती पीट पीट कर यह कहना कि हमने भारत के 5 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, इससे कई भारत वाले मेरे मित्र पूछ लिए कि यार एक बात बताओ यार, ये जो भारत के अंदर भारत की सरकार प्रेस ब्रीफिंग करके फोटो दिखाकर बता रही है कि हम यहां तक आतंकी हमला करके, यहां तक आतंकियों पर हमला करके आए थे, ये पाकिस्तान वाले अपने संसद में छाती पीट कर बता रहे हैं कि हम भारत के 5 विमान गिरा दिए। सच किसको माने? इधर भारत की सरकार कह रही है, उधर उनकी सरकार कह रही है। हमने कहा यार ये तो सबसे पहली बात तो इस बात की है कि आपको भारत की सफलता पर डाउट है। बोले यार भारत की सफलता पर डाउट नहीं, उनका भी प्रधानमंत्री बोल रहा है। मैंने कहा बस मुसीबत यही है कि वहां की सरकार ही सिंसियर नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो आपका पाकिस्तान पर खुन्नस है, इसलिए आप इन लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं, इनको दुनिया ट्रोल किए पड़ी है। इनसे एक इंटरव्यू में, CNN के अंदर इनके एक इंटरव्यू में इनके रक्षा मंत्री से इंटरव्यूअर ने यह पूछ लिया कि यार सुनो, तुम लोग कह रहे थे कि वो भारत के 5 विमान गिरा दिए, कोई सबूत है? तो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो वो उड़ ही नहीं रहे थे, तो हमारे पास सबूत कैसे होंगे? वो तो उनके क्षेत्र में जाकर गिरे हैं। तो बोले महाशय तुमको कैसे पता कि उनके फाइटर जेट गिरे हैं? बोले सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर लो। मतलब जिस देश का रक्षा मंत्री सोशल मीडिया के भरोसे जी रहा हो, वो देश क्या कर रहा होगा इसका अंदाजा लगाने में बहुत देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जबरदस्ती में जो फक्र है वाली जो कहानियां पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनकी जो मदद की है, वो मदद इन्हें झूठ बोलने में की गई है। और झूठ इस हद तक बोल रहे हैं कि ये संसद का सम्मान भी किसी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। भारत इनके बयान पर तो प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा कि तुम तो रहो यार चुप। लेकिन अगर कोई देश इनकी भाषा बोलता है तो उन्हें बढ़िया तरीके से ग्रिल किया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की प्रतिक्रिया जानने वाले हैं। चाइना ने, अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने, इजराइल ने, अजरबैजान ने, तुर्की ने, ये सब ने क्या क्या इस पर प्रतिक्रिया दी वो हम सब जानेंगे। और हम एक और बड़ा विश्लेषण यहां पर करेंगे, और वो बड़ा विश्लेषण इस बात का होगा कि अमेरिका का पहले क्या रुख रहता था और आज क्या रुख है, नंबर 1। और दूसरा बड़ा विश्लेषण यह होगा कि भारत की जियोपॉलिटिक्स को लेकर के जो अब तक की समझ है, वो इस घटना के बाद बदलने वाली है क्या? आप पूछेंगे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं संघर्ष होता है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, तो सीधा यूक्रेन के समर्थन में जाकर पश्चिमी देश खड़े हो गए, जाकर यूरोप और अमेरिका खड़ा हो गया कि हम भाई इसके साथ हैं, हमारा संघर्ष के साथ साथ बना रहेगा। रूस के समर्थन में नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जाकर खड़े हो गए कि हम साथ में हैं। क्या भारत को भी यह समझना होगा कि हमारे साथ कोई ओपनली आकर यह कहे कि भारत जो करे मैं उसके साथ हूं? क्या हमारे साथ कोई ऐसा इस दौरान देश निकलकर आया? अगर नहीं आया तो भारत को क्या करना चाहिए? और अगर आया, और मतलब ये आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, इन सब के सवालों के जवाब आज के सेशन में हम लोग तलाशने वाले हैं। ठीक है साहब। इसके साथ साथ कुछ और जानकारियां भी हैं, और जानकारियों में कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। अब बदला वो बयानों में लेंगे ये तो हमको दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों धमाकों की खबर जरूर सुनाई दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, हालांकि उसे मुझे लास्ट तक देना था, लेकिन उस लास्ट वाले अपडेट को मैं अभी दे दे रहा हूं, और वो ये है कि अभी भारत सरकार के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग संपन्न हुई, और उस मीटिंग में एक ही लाइन कही गई है और जो समस्त देशवासियों को सुननी चाहिए, और वो लाइन है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। बस
अगर इस लाइन की गंभीरता को आप समझते हैं तो तैयार रहिए कि आने वाले समय में सूचनाएं और भी होंगी। आप में से कुछ साथी पुंछ को लेकर चिंतित हैं। मैंने कल ही अंकित इंस्पायर इंडिया पर उस विषय पर सेशन कर दिया है, आप जाकर आप उसे रात्रि वाले सेशन में देख सकते हैं। ठीक है साहब, तो ऐसे में इंडिया पाकिस्तान को लेकर के क्या चल रहा है, ये सारे अपडेट मैं आप लोगों को लेकर के यहां पर आया हूं। शुरू करता हूं अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति से जब ये ऑपरेशन सिंदूर की सूचना आई, उसी समय पर अपडेट लिया गया, तो उन्होंने ऑफिस से आते ही कहा कि ये बड़ा शेमफुल है, हम लोगों को पता है कि ये लंबे समय से संघर्ष में थे और ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ये तो इनका मॉर्निंग में जो आंसर था वो था। फिर इनके विदेश मंत्री का भी मॉर्निंग में आया था कि भाई हमसे बात हो गई है भारत की और ये मामला जल्दी ही सेटल हो जाएगा। सारी बातें भारत की तरफ से भी कही गई कि हमने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि क्या क्या हुआ है, सब हो गया। कल रात होते होते फिर ट्रंप से पूछ लिया गया कि भाई साहब सुनो, ये तो आप कह रहे थे कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, अब तो कुछ और भी सुनने में आ रहा है, इस पर कुछ कहोगे क्या? तो इन्होंने कहा कि माई पोजीशन इज आई गेट अलोंग विद बोथ, I know both very well and I want to see them work it out. I want to see them stop. They have gone tit for tat. So hopefully they can stop now. बोले भाई तुमने हमारे पर्यटक मारे, इन्होंने तुम्हारे आतंकी मार दिए, जैसे को तैसा हो चुका है, ऐसे में अब ये दोनों देश रुक जाने चाहिए। ऐसा इन महाशय का मानना था। इनका मानना था तुमने मारा हमने मारा, चलो बात बराबर हो गई। तो इनका परसेप्शन तो यही था। दूसरा परसेप्शन इनका क्या था, ये कहते हैं कि मैं दोनों को ही बेहतर तरीके से जानता हूं और मैंने दोनों के साथ काम किया है और काम करना चाहता हूं। ये जो दोनों का बेहतर बनने वाली चाहत है ना, ये दुनिया हमें रियलाइज करा रही है, अमेरिका भी हमें रियलाइज करा रहा है। ये सब समय के इंतजार में बैठे हुए शत्रु हैं जो वक्त आने पर अपना रंग दिखाते हैं। आप कहेंगे कि ये बात क्यों कह रहे हो? असल मायने में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब अमेरिका ने हमको खूब प्रेशराइज किया कि एक बार रूस के खिलाफ बयान दे दो, बस एक बार बोल दो कि रूस जो कर रहा है वो गलत है, एक बार रूस के साथ तेल लेना बंद कर दो, रूस को उसके हाल पर छोड़ दो। भारत ने इनकी एक नहीं सुनी। हां, भारत जब भी कोई ऐसा हमला होता यही वाला बयान दे देता कि देखिए डिप्लोमेसी, डायलॉग और शांति से ही सब चलेगा। अब ये डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस का हम जो डायलॉग देते थे, आज दुनिया वाले उसी को कॉपी पेस्ट करके इंडिया तक भेज रहे हैं कि देखिए दोनों ही देश बहुत अच्छे हैं, हम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, हम भी चाहते हैं कि दोनों के बीच में शांति हो। ये ऊपर का पहला स्टेटमेंट है। तो अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट है, इससे हम कितना ज्यादा वास्ता रखते हैं। तो देखो बात ऐसी है, हमने और पाकिस्तान ने बढ़िया युद्ध लड़े हैं, ठीक है, और बढ़िया युद्ध में बढ़िया पटखनी दी है इसको हर बार। लेकर 1947 से और 2019 तक का जो भी हमारे पास डेटा है, पुलवामा अटैक तक का, उन सब में कहीं ना कहीं अमेरिका की जो रणनीति रही है, आधे से अधिक टाइम वो पाकिस्तान के पक्ष में ही रही। ना तो पाकिस्तान के पक्ष में जब ये रहा तो हमारा कुछ बिगाड़ पाया, और जब ये तटस्थ होने का प्रयास किया कि ना तुम्हारे साथ ना हमारे साथ, तब ना हमारा तब कुछ बिगाड़ पाया। तो इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान और भारत के मामले में अमेरिका का कोई इंटरफेरेंस खास मायने नहीं रखता। हां, मोरल मोटिवेशन जरूर होता था जब पाकिस्तान यह सोचता था कि मैं इंडिया को अमेरिका के कारण पटखनी दे दूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल उसको चाइना के कारण ये फीलिंग आ रखी है कि चाइना मेरे साथ है तो मैं साथ दे दूंगा। उदाहरण के लिए 1947-48 में जब कश्मीर का पहला युद्ध हुआ, उसी समय पर संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले जाने वाला अमेरिका ही था कि चलो चलो वहां चलते हैं। तब से यह मामला आज तक उलझा हुआ है। 1965 में भी दोनों देशों को हथियारों की सप्लाई करने की इसने शुरुआत कर दी थी, लेकिन बाद में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ 1965 के युद्ध में हो गया था, जब जय जवान जय किसान का नारा भारत ने दिया था। यह वही दौर था जब अमेरिका ने भारत को अनाज देने से इनकार कर दिया था। भारत को अनाज के नाम पर PL-480 पकड़ाया गया था, जिसके अंदर वो कहता था कि हमारे यहां तो पशु खाते हैं, वो अनाज भारत को दिया गया था। यह दौर बहुत खराब था। भारतवासियों को जब जब यह समय याद आता है, घुन्नस चढ़ती है अमेरिका के ऊपर। यह दिन याद दिलाने के लिए कई बार जब हम अपने कोर्सेज के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे होते हैं, जब बता रहे होते हैं कि इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पा रही थी, हरित क्रांति जिसके देन निकल कर आई थी, यह वो दौर था जब अमेरिका भारत के खिलाफ पूरी तरह से हुआ करता था। नफरत का आलम यह था
कि प्रेसिडेंट निक्सन तो मतलब इंदिरा गांधी जी के लिए गलत शब्दों तक का इस्तेमाल करते थे। कई ऐसे वाक्यांश आपको लिखे मिल जाएंगे जिसमें उनका इंदिरा गांधी जी को लेकर अच्छा विचार नहीं था। तो अमेरिका 1971 तक में तो यह हो गया था कि पाकिस्तान के समर्थन में भारत से लड़ने के लिए खुद का जंगी जहाज भेज रहा था। यह तो इंदिरा गांधी जी की सूझबूझ थी जो जाकर के रशिया को साथ में ले आई, सोवियत रूस को साथ में ले आई, और सोवियत रूस ने अपना जहाज जल्दी टिका दिया। तो अमेरिका उसके चलते रुक गया, अदरवाइज यहां पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका चल पड़ा था। कारगिल युद्ध में भी अमेरिका ने दिखाया तो यही, बिल क्लिंटन ने तो पाकिस्तान को यह मैसेज दिया कि तुमने एलओसी पार करके गलत किया, कारगिल तक तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लेकिन सही मायने में 1999 तक भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही था। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। अटल जी की सरकार थी कारगिल के टाइम पर, और उनसे यह कहा गया अमेरिका वालों से कि सर आपके पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है। आज जो अपन गाड़ी में यूज करते हैं ना जीपीएस, ये अमेरिका के पास आज से नहीं है, बहुत पुराना है, पूरी दुनिया का नक्शा बना के रखते हैं ये लोग। हम लोगों को चाहिए होता है तो ही ये डिटेल देते हैं, अदरवाइज हमको सुपरफिशियल चीजें दिखाते हैं, लेकिन ये अंदर तक का सारा मामला देख पाते हैं। तो भारत ने यह कहा कि कारगिल में आज जो हमारे सैनिक संघर्ष कर रहे हैं वो इस बात की कि दुश्मन जाकर चोटी पर बैठ गया है और हम नीचे से उस पर वार कर रहे हैं। मुसीबत यह है कि हम तो तोप का गोला भी चलाएं तो ऊपर कंकर की तरह पड़ता है, और वो लोग ऊपर से कंकर भी मारते हैं तो वो गोले जैसा पड़ता है, क्योंकि हाइट पर से कोई चीज फेंकोगे तो हाइट की वजह से उसका वेट भी बहुत तेज होगा, मतलब वेग के साथ साथ उसके वजन पर असर पड़ता है। तो बोले ऐसे में अगर तुम हमें पिन पॉइंट लोकेशन बता दो, मतलब तुम लोग इस बात से तो कन्विंस हो ना अमेरिका वालों कि हमारे दुश्मन हमारे ही क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इन्हें हटना चाहिए, अगर तुम कन्विंस हो तो हमें केवल लोकेशन दे दो, कोऑर्डिनेट्स दे दो, ताकि जब हम यहां से तोप का गोला चलाएं तो वो एग्जैक्ट उस कोऑर्डिनेट पर जाए। अगर आप एलओसी से बनी हुई फिल्में देखेंगे तो उस फिल्म में यही तो दिखाया गया है कि असली संघर्ष गोला मारना नहीं था, बढ़िया तोप थी, गोला मार सकती थी, मुसीबत यह थी कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। तो हमारे जो सैनिक थे ना, उन्होंने संघर्ष असल में कोऑर्डिनेट प्राप्त करने का किया। वो बकायदा जा करके उस पर्टिकुलर लोकेशन के नीचे खड़े होकर के कोऑर्डिनेट बताया करते थे कि इतना दाएं, इतना बाएं, इतना हाइट पर, ये एल्टीट्यूड, ये लैटिट्यूड, यहां गोला मारो। हमारा संघर्ष असल मायने में नीचे जो खड़ी हुई आरटी थी उसको यह बताना कि गोला कहां फेंकना है। तो गोला फेंकने के लिए हमारा संघर्ष अपने पैदल सैनिकों को वहां भेजना था। अगर अमेरिका कारगिल वॉर में हमें यह जानकारी दे दिया होता तो शायद भारत अपना खुद का जीपीएस ना बनाता, जिसे आप IRNSS कहते हैं। भारत अपना खुद का सिस्टम ना बनाता जिससे कि हम आज अपने खुद के सैटेलाइट्स से हम अपनी खुद की सुविधाएं विकसित कर चुके हैं। भारत ने उस दिन यह सबक लिया, अटल जी के समय उसी समय पर यह सबक लिया कि नहीं नहीं नहीं, अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, यह कहीं भी ले जाकर मार सकता है, यह वो देश है। खैर, कारगिल युद्ध में इसका समर्थन क्या था वो समझ में आया। उसके बाद के काल में क्या हुआ? उसके बाद के काल में भारत के अंदर तरक्की की राह देखी गई। अमेरिका को समझ में आया कि यार ये लोग तो बहुत तेजी से दौड़ने लगे हैं, अब दौड़ने लगे हैं तो इनके साथ चलना है और इनके साथ इनको बाजार के रूप में लेना है। तब ये लोग पलटी मारने लगे, भारत से प्रतिबंध हटाने लगे। धीरे धीरे मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, भारत के साथ एग्रीमेंट करने आने लगे। पहले तो परमाणु बम हमले के खिलाफ ही हो गए थे ये। अपने जब परीक्षण किया ना, उस समय इनका मानना था कि तुम पर प्रतिबंध लगा देंगे। अटल जी ने कहा लगा दो प्रतिबंध, हमें टेंशन नहीं है। फिर खुद ही हटाने आए, फिर खुद ही की यात्राएं होने लगी अमेरिका वाले धीरे धीरे। मतलब अमेरिका से हमारी दोस्ती को अच्छे हुए अभी 20-25 साल ही हुए हैं। ऐसे में फिलहाल ट्रंप का यह कहना कि हम दोनों से अच्छे हैं, भाई तुम दोनों से अच्छे हो, हम तो ये मानते हैं तुम पाकिस्तान के साथ ही अच्छे हो, चलो ये मान लेते हैं, हमें तब भी टेंशन तुम्हारी नहीं है, क्योंकि भारत ने तुमसे पहले यानी कि सन 2000 से पहले जो युद्ध लड़े हैं वो तुम्हारा पाकिस्तान का साथ देखते हुए लड़े हैं, तब भी कुछ उखड़ा नहीं उनसे। फिलहाल के लिए आज जब तुम हमारे साथ अच्छा बनने की बातें करते हो तो भी हम ये तय हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ अच्छे से युद्ध लड़ सकते हैं। पर हां, आज अमेरिका दोनों को शांत करने का पाठ पढ़ा रहा है कि अरे भाई दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, शांत हो जाओ, दिक्कतें हो जाएंगी, अगर दोनों ने बम फैला दिए तो दिक्कतें हो जाएंगी। चलो, ये तो अमेरिका का स्टैंड हुआ। अब चाइना की बात करते हैं। चाइना के साथ शुरुआत अच्छी हुई थी, नेहरू जी के टाइम पर हिंदी चीनी भाई भाई चला था, लेकिन जब चीन ने पीठ पर छुरा घोंपा, जब इसने हमारे साथ धोखा दिया, 1962 का वॉर इसके चलते हुआ, भारत का एक बड़ा हिस्सा कब्जा करके ये बैठ गया, उस समय चाइना के बारे में हम लोगों में यह विश्वास हो गया कि यह विश्वस्त आदमी तो नहीं है। हां, ये वो चोर है जो कि जैसे खेतों के अंदर सलामी स्लाइसिंग होती है ना, कि आपने दो खेतों के बीच में एक डॉली बना रखी है, लेकिन एक आदमी जिसकी नीयत खराब है वो जब जब खेत जोतने जाता है, आपकी जो डॉली बनी हुई है उसमें अपना हल चला के आ जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा खेत मैंने थोड़ा बढ़ा लिया और दोनों के खेत के बीच में जो डॉली थी वो मैंने छोटी कर ली। इस तरह से कब्जा करने की नीति।
इसकी भी है। ये दुनिया में जितने भी देशों के साथ बाउंड्री बनाता है, ये उनसे युद्ध नहीं लड़ता है, इनके साथ में जाके बाउंड्री को थोड़ा आगे सरका देता है। जैसे पत्थर लगे हुए हैं बाउंड्री के, उखाड़े और आगे लगा दिए, इसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। ये इस तरह की हरकत करता है। ऐसे में चाइना ने इन दिनों भारत के साथ बड़ा हॉट मुकाबला देखा है। 1962 वॉर के बाद में जब भी कन्फ्रंटेशन हुआ, युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन दोनों युद्ध के लिए आमने सामने जरूर आए, चाहे डोकलाम वाला मामला हो और फिर चाहे लेह लद्दाख के अंदर गलवान वैली इंसिडेंट वाला मामला हो। ऐसे में दोनों जब आमने सामने आए, तब चाइना ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेम थोड़ा ज्यादा जगा दिया। कैसे जगा दिया? पाकिस्तान को यह पता था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा, सक्सगाम वाला हिस्सा अगर चाइना को दे देंगे तो चाइना पाकिस्तान के प्रति दीवाना हो जाएगा कि यह हमारा अपना है। चाइना को पाकिस्तान का जब हिस्सा मिला तो चाइना ने उसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा कर दी। वर्ष 2013 में हुई इस घोषणा का भारत ने पुरजोर विरोध किया। यही कारण है कि भारत इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हुआ। चाइना ने चूंकि अरब सागर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना था, पाकिस्तान को पहले कर्ज दिया और उस कर्ज से जो पैसा पाकिस्तान तक पहुंचा उससे ही उनसे कहा कि तुम वेपन खरीद लो। हालत यह है कि आज पाकिस्तान पिछले 5 साल से अगर 100 वेपन परचेज किया है दुनिया से, तो 81 वेपन वो केवल चाइना से परचेज किया है। मतलब पहले चाइना वालों ने पैसा दिया, फिर पैसे से खुद के वेपन खरीदवाए, तो पैसा चाइना ने अपने पास वापस मंगवा लिया, अपने वेपन पाकिस्तान को टिका दिए, पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बना लिया। अब चाइना जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान में सक्रिय है। अब आप इसका अंदाजा देखें, पाकिस्तान के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जहां चाइना का एम्बेसडर जो है वो 2 मई के दिन बैठा हुआ है। ये घटना होने से पहले की बात है। ये जाकर भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको जानकारी दे रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि साहब देखो अगर कुछ होता है तो हमारी तैयारियां कैसी रहेंगी। अच्छा, तारीखों पर आप नजर डालते चलें तो ये 2 मई की नजर है, जब चाइना के एम्बेसडर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाकर मिल रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि सर देखो पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ भी बड़ा रुख अपना सकता है। एम्बेसडर से मुलाकात बिल्कुल ऐसे हो रही है कि हम तो इस प्रतिनिधि को बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे अंग्रेजों के काल में अंग्रेज अपना एक प्रतिनिधि भारत के अंदर राजाओं की राजसभा में बिठाकर रखते थे और राजा उसको रिपोर्ट करते थे कि जाके अपने अब्बा को बता देना। बिल्कुल वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। एम्बेसडर को रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि सर देख लेना, शी जिनपिंग तक हमारी बात पहुंचा देना। अच्छा, अब आप घटनाओं को आगे बढ़ते देखें। 5 तारीख की यह तस्वीर देखते हैं। चाइना के एम्बेसडर यहां के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। मतलब लगातार पिछले 5 दिनों में अगर आप ऑब्जर्व करें तो चाइनीज एम्बेसडर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। मतलब चाइना पाकिस्तान के हालात से पूरी तरह परिचित था। हद तो यह हो गई कि कल जब घटना घटी तब इनका खुद विदेश मंत्री जाकर के यहां पर फॉरेन मिनिस्टर जो ईशाक डार है वो जाकर के इनके सामने पहुंचता है, एम्बेसडर के सामने इस्लामाबाद के अंदर, कि सर हमारे ऊपर हमला हो गया है, अब तो कुछ कर दो। इतने दिन से भीख मांग रहे हैं, $1.5 बिलियन का लोन मांगा था, बढ़ा के 3 कर दो, थोड़ा बहुत पैसा दे दो, थोड़ा बहुत वेपन दे दो, कुछ दिन तो टिकने दो, क्योंकि हमारे पास जो भी है भारत के सामने हम 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, लेकिन कुछ तो मदद कर दो, इसी बहाने हम पर दया कर दो। अब तो हमारे पास कारण है, अब तक तो कंगाली थी, अब तो आटा भी गीला हो गया है, कृपया करके कुछ तो दे दो। ये लेने के लिए फिर पहुंच गया है। चाइना ने इनकी इतनी अरदास सुनने के बाद कहा कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, रिग्रेटेबल है ये जो हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है साहब, चाइना का स्टैंड निकल कर आता है। चाइना इन बिचारों की बातों में बह जाता है। कैसे बहता है? अब बिचारा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनके पास झूठ के अलावा कोई खबर ही नहीं है जिसको चला पाए। तो चाइना ने क्या किया, बाकायदा ग्लोबल टाइम्स जो इनका अखबार है, जिसको मुखपत्र कहता हूं मैं इनका सामना की तरह, इस अखबार के अंदर इन्होंने पाकिस्तान वाली भाषा बोल दी। क्या? कि इतने ज्यादा फाइटर जेट भारत के मार गिराए हैं। भाई साहब, ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि 3 फाइटर जेट इंडिया के पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। सुबह 4:30 बजे की ग्लोबल टाइम्स ने खबर रख दी। देखो क्या है, आपसे हमसे, क्योंकि आप और हम केवल लर्नर्स हैं, अभी हमारे पीछे कोई बहुत बड़ी संस्था एक्टिवेट नहीं है, अपन बस खुद से ही थोड़ी बहुत अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ मुझे ताकत देते रहते हैं। इनके पास तो पूरा सिस्टम है ना यार, मतलब इतनी सारी टीम काम कर रही है इनके पास, और अगर ये भी फेक न्यूज पर काम करने लगे तो इनकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? विचार कीजिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह खबर डाली और ट्विटर ने खुद से, हम ट्विटर को नहीं कहते कि भाई तू जा ये सब काम कर, ट्विटर ने इनकी न्यूज को भी कोट करके कह दिया कि भाई साहब कम से कम सच न्यूज तो दे दो। रीडर एडेड कंटेक्स्ट दैट दे थॉट पीपल माइट वांट टू नो, कि भाई हमको लगता है कि आपकी बातें हम लोगों को बताएं कि तुम जो न्यूज दे रहे हो वो फेक न्यूज हैं। ग्लोबल टाइम्स के नीचे इस तरह का टैग जैसे ही लगा, भारत फिर जाकर के इनको घसीटने पहुंचा। इंडिया की जो एम्बेसी है ना चाइना में, वहां बकायदा भारत के एम्बेसडर ने दमादम फिर ट्वीट किए ग्लोबल टाइम्स को कि देखो यार, बाकी तो सब सही है कि हम दोनों संघर्ष कर रहे हैं, फेक न्यूज से तो तुम कम से कम इसी बात के लिए बच जाओ कि तुम इतने बड़े मीडिया हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा जो जर्नलिस्टिक
एथिक्स है ना, उसके लिए तो थोड़ा सा सब्र कर लेते। तुम्हारी जो ये अखंड बेइज्जती हुई है इस पर कुछ तो सोचते। और फिर भाई साहब इंडिया ने इनको भर भर के पूरे पत्र सौंपे, बाकायदा समझाया कि देखो कितनी फेक न्यूज चल रही हैं, ये फेक न्यूज़ों का खंडन हम कर चुके हैं। भाई साहब इंडिया इन चाइना की तरफ से पूरी तरह से इन लोगों को बताया गया, पूरी घटना इनके सामने, ग्लोबल टाइम्स को दैट टैग मार करके जो फैलाया है भारत ने वहां पर रायता, चाइना वाले इस बात से समझ गए कि फर्जी खबर अब नहीं चलेंगी, क्योंकि फर्जी खबर का खंडन करने के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, हो गए जागरूक। अब आते हैं अगले देश की तरफ। अब देश का नाम है रूस। अब ये क्या कह रहा है, अब टेक्निकली रूस से आप और मुझको क्या अपेक्षा है, एनी टाइम 1971 की याद आ जाती है कि भाई साहब तुरंत चल पड़ा था भाई कहते ही कि आ रहा हूं मैं, कह दो अमेरिका वालों को, ठीक है साहब रूस आ गया था। आज क्या है, आज ये रूसा बैठा है। रूसा बैठा है नहीं मतलब ये नहीं है कि ये हमसे कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन ज्ञान हमको वही वाला दे रहा है जो हम कभी इसको दिए थे। और ये ज्ञान बड़ी विचित्र चीज है, किसी को आप टिकाते हो वो घुमा फिरा के आपको जरूर दे देता है। भारत ने रशिया यूक्रेन केस में, और हमको ये एक्सपेक्टेड था भी नहीं कि हम लोग भी जल्दी ही युद्ध में होंगे, रशिया यूक्रेन के केस में जो हमने ज्ञान दिया था ना, थमा थमा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, डिप्लोमेसी करो, डायलॉग करो, पीस करो, आज रशिया भी हमको वही ज्ञान दे रहा है। देखो हम आपके साथ हैं, हम समझते हैं, दोनों के बीच में जो सैन्य हालात हैं उससे हम चिंतित हैं, दोनों पक्ष ही अब बिगड़ते माहौल को रोकने पर काम करें, संयम बरतने का काम करें। आप यहां पर इनकी रशियन एजेंसी टास्क की खबर देख सकते हैं, मॉस्को इज डीपली कंसर्न्ड ओवर द राइजिंग मिलिट्री टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन मारिया जकोरोवा सेड कमेंटिंग ऑन द लेटेस्ट एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने ज्ञान दिया कि हम दोनों के बीच में मामला रिजॉल्व करा सकते हैं। क्यों भाई साहब, आप रिजॉल्व कैसे करा सकते हैं जरा बताइए। अब मैं बताता हूं कैसे करा सकते हैं, खेला क्या चल रहा है। आपको याद है भारत और चाइना के बीच में जो मामला बिगड़ा था, तब यही भाई साहब आए थे, दोनों के बीच में हैंडशेक करवाए थे, हमने कहा था कि हाथ मिलवा दिए हैं पापा। तो असल मायने में यही वो पुतिन है जिन्होंने शी जिनपिंग से भारत के प्रधानमंत्री के हाथ मिलवाए थे। और आज के दिन शी जिनपिंग जो है ना वो पुतिन से मिल रहे हैं, आज उनकी यात्रा पर गए। असल में भारत के प्रधानमंत्री को भी जाना था, विक्ट्री डे परेड थी, और भारत के प्रधानमंत्री अगर नहीं जाते तो राजनाथ सिंह जी को जाना था। असल मायने में रूस के अंदर आज शी जिनपिंग पहुंचे हुए हैं, पुतिन से हैंडशेक चल रहा है, पुतिन से शी जिनपिंग मिलने पहुंचे हैं। शी जिनपिंग के सामने जाकर रोए कौन है, इनके एम्बेसडर। पाकिस्तान वाले रोज कहां जाकर के माथा टेक रहे हैं, तो आंसर है एम्बेसडर के पास। ये कहानी यूं घूम रही है, पुतिन के पास पहुंचाया गया संदेश, इकबाल का संदेश है कि ट्रेन काकोरी में लूटी जाएगी। अब बोले भाई साहब ये क्या हो रहा है, बोले क्या हो गया, बोले भाई साहब पाकिस्तान वालों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ करो। बोले चिंता मत करो मैं समझाता हूं। तो उधर से चाइना वाले पुतिन को समझा रहे हैं, और इंडिया को पुतिन का संदेश है कि भाई साहब थोड़ा सा शांति रख लो, दोनों लोग बैठे रहो। अब पुतिन की इस बात में हमको क्या संदेश है, हमको संदेश यही है कि देखो भाई इस दुनिया में ना जब युद्ध लड़ने हो तो पक्ष लेना जरूर पड़ता है, पक्ष जब लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो नॉन कोऑपरेशन जो नॉन अलाइन मूवमेंट में आपने मतलब यात्रा की है, ये हम किसी के गुट के साथ नहीं है, बोले ये नॉन अलाइन मूवमेंट बड़ा ही रिस्की होता है। आपको याद होगा कि दुनिया भर में भारत ने हमेशा अपनी स्थिति साफ रखी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब दोनों देशों के बीच में कौन कौन से, सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तब भारत से पूछा गया कि बताओ भाई किसकी सरपरस्ती में आप अपना भविष्य देखते हो, अमेरिका की में या सोवियत रूस की में। नेहरू जी ने कहा किसी की में नहीं। बोले क्यों, बोले अभी तो आजाद हुए हैं यूके की सरपरस्ती से, अब नहीं भाई साहब, हम अपना रास्ता खुद नापेंगे, आप लड़ते रहिए। तो शीत युद्ध में हमने कोई भी ना तो नाटो ज्वाइन किया ना वारसा ज्वाइन किया, हमने दोनों ही गुट ज्वाइन नहीं किए, रहो मस्ती से, हम अपने में मस्त हैं। भारत का ये जो रुख था इसे ही नाम कहा गया, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया, गुट निरपेक्ष नीति कहा गया। हमने ऐसे ताजा ताजा आजाद हुए देशों का एक समूह बना लिया कि आओ सब हमारे साथ में, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, मिस्र वगैरह सबको उठाकर कि चलो हमारे साथ, हम दुनिया में रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे अब हम बिना किसी के भी अकेले जी सकते हैं। हम जीने निकले तो 1962 में हम पर चाइना ने हमला कर दिया। अगर हम पहले से किसी गुट में बैठे होते तो शायद हमारे साथ कोई आया होता, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन हमने फिर भी कहा कि नहीं भाई, अगर बैठे होते तो हमारे पास दूसरा उदाहरण बेचारे यूक्रेन का है, जो 700 अमेरिका का लिया था लेकिन जिंदगी भर के लिए आधा बिक गया। अभी ताजा ताजा हुआ क्या है, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ देकर उसके हमेशा के लिए जितने भी मिनरल्स हैं उन पर 50% का कब्जा पा लिया।
तो ऐसे में मित्रता भी खराब है और शत्रुता भी खराब है। तो भारत का सही क्या था, गलत क्या था, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि ठीक है, दोनों से व्यवहार रखते चलो, जिसके साथ जो बने वो करते चलो। अभी की स्थिति में हमको ज्ञान रशिया ने दे दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये हमारे खिलाफ है। अब यूके की क्या स्थिति है? देखो, यूके भाई साहब कल ही परसों भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये वो देश हैं जिन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ा था। इनसे आप ये अपेक्षा करें कि अब ये भारत के साथ आ जाएंगे? नहीं भाई साहब। दुनिया में फूट डालो राज करो की नीति देने वाले यही लोग थे। लेकिन आज की स्थिति कुछ ऐसी है ना कि भारत जिसने भारत पर राज किया, उससे बड़ी जीडीपी अगर आज भारत बनकर बैठा है, यूके से बड़ी भारत बनकर बैठा है, तो अंदर एक खुन्नस तो है ही ना कि हमने इन लोगों के बारे में यह सोचा था कि एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, ये इतना दिन चल ही नहीं पाएंगे, इतने टुकड़ों में टूट जाएंगे कि कल्पना नहीं है। और आज भारत दुनिया को ज्ञान दे रहा है, सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुराने लोकतंत्र, इस तरह की बातें कर रहा है। तो इन लोगों में जो खुन्नस है, ज्ञान वो उसी खुन्नस में दे रहे हैं कि देखिए शांत हो जाइए, झगड़ने से कुछ नहीं होगा, हमारा संदेश दुनिया के लिए साफ है, दोनों शांत हो जाइए, शांति शांति शांति। ये संदेश सबकी तरफ से आप लोगों के लिए आ चुका है। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है। लेकिन पाकिस्तान के प्रति इनके मन में भाव क्यों आता है, यानी यूके वाले थोड़ा पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं, तो समझिएगा। पाकिस्तान, ये यूके के अंदर जो सबसे प्रमुख स्थान है दैट इज लंदन, उसका जो मेयर है वो एक मुस्लिम है और वो पाकिस्तानी मूल से है। पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा लंदन में लगा हुआ है। नवाज शरीफ, जो कि शहबाज शरीफ जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इनके बड़े भैया जो भाग कर गए हुए हैं वो भी लंदन में ही रहते हैं। पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ बड़े वाले रहे हैं, परवेज मुशर्रफ तक जब बीमार पिए तो लंदन में इलाज करवाए। अब अमेरिका, यूके ने क्या समझ लिया कि हम वैसे तो नहीं लूट पाए थे इनको पूरे टाइम, अब हम एक काम कर लेते हैं, अब यहां से, इनके यहां से जितने भी लोग भगोड़े हैं जो बढ़िया पैसा लेकर आते हैं, उन्हें लंदन में पैसे से जगह टिकाते हैं, यहां रहने की जगह सौंप देते हैं। अगर पैसा कैसे भी आता रहे, यहां से जो लुटेरे हैं वो वहां जाकर बसते रहें और हम उन्हें सुरक्षा देते रहें, तो सारा काम हो जाएगा। आपने अगर देखा हो तो मेहुल चौकसी वगैरह या फिर माल्या वगैरह ये भागकर सबसे पहले कहां गए थे? यूके ही तो गए थे। तो यूके ने अपने आप को वोर बना लिया कि चोर भगोड़े जितने भी हैं आओ और हमारे यहां आके टिक जाओ। पाकिस्तानी वहां बड़ी मात्रा में टिके हुए हैं, तो यूके इसलिए वो ज्ञान देता है शांति शांति शांति, पता चले भगोड़े भाग गए, पैसा कहां से आएगा। फ्रांस की क्या कहानी है? देखो, फ्रांस वो देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप से जब भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ था ना, तो फ्रांस ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया था। कहा था कि भैया हम तो अमेरिका की उठाते हैं, तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन फ्रांस ने एक आश्वासन दिया इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से, और ये था कि देखो, अगर पाकिस्तान ने आप पर पहले हमला किया तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर हम किसी का साथ नहीं देंगे। और अगर आपने उन पर पहले हमला किया, यानी अमेरिका ने यह कहा कि इंडिया ने हमला किया है, तो फिर हम उनके साथ रहेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत ने कहा कि हम तो पहले से ही तटस्थ हैं, हम तो युद्ध चाहते ही नहीं है, हम तो बांग्लादेश में शांति चाहते हैं। तब तक वो पूर्वी पाकिस्तान होता था। फ्रांस ने उस समय अपने आप को तटस्थ रखा। बाद में फ्रांस को भारत में इंटरेस्ट आने लगा, और इतना इंटरेस्ट आया कि वो हमारा मतलब रूस जैसा मित्र बनता चला गया। ऐसा हालात हो गया कि जब भी कोई न्यूक्लियर के ऊपर, जब अमेरिका ने हम पर अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के ऊपर पाबंदियां लगाई, तो उस समय फ्रांस उड़ के आया सबसे पहले कि अरे मैं साथ में हूं, बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, कौन सा प्लांट चाहिए। हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगे तो ये निकल कर आया कि अरे सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आओ मेरे यहां से करो, मैं आपको फ्रेंच गुयाना लेकर चल रहा हूं। मतलब फ्रांस ने फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भारत का साथ पकड़ने में मजा रहेगा। यही कारण है कि राफेल बेच गया भाई, वो इतने पैसे कमा ले गया हमसे यार, जितने हमने मतलब अभी रशिया को नहीं दिए कमा करके हैं। पहले बेच गया 55 करोड़ 55,000 करोड़ के राफेल, अब फिर बेच गया 60-65 करोड़ के राफेल, तो उसको तो बहुत ही सारा फायदा हो गया। तो फ्रांस का इस समय भारत के साथ में चल रहा है कि हाँ भाई मैं साथ हूं। ईरान की क्या कहानी है? देखो, ईरान जो है ये वो है, खुद की फटी है, लेकिन इस समय ज्ञान देने में कमी नहीं है। मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने में हालत यह है कि ईरान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं। आज हमारे जयशंकर साहब से अभी मुलाकात चल रही है, जब मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूं, ज्ञान देने में आए हुए हैं ये। और बकायदा ईरान भारत के साथ में आकर बात कर रहा है कि देखो कुछ नहीं होता है संघर्ष से। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं? पूरा मिडिल ईस्ट को भड़का करके रखने वाले बेचारे उन हमास के हमासियों को जितना मरवाया है आपने, कोई लेना देना नहीं था, बस इजराइल से दुश्मनी थी, लेके बेचारों को निपटवा दिया। भूखे मर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा अभी तक टसन नहीं खत्म हो रहा है। उधर वो यमन के अंदर हूती तुम्हारे चक्कर में रोज पिट रहे हैं। उधर लेबनान का हिजबुल्ला पता नहीं कब अल्लाह को प्यारा हो गया तुम्हारे चक्कर में। लेकिन तुम हो कि अभी भी ज्ञान देने हमारे यहां आयो कि देखो युद्ध से कुछ नहीं होगा। अभी हम पाकिस्तान वालों को भी जाकर के समझाएंगे। यार तुम तो मत ही बोलो भाई, है ना। हमारे घर में कहावत है कि छाजड़ा बोले से बोले, छलनी भी बोले जिसमें 56 छेद। आप चुप रहिए भाई साहब, आपने मिडिल ईस्ट में आग लगा रखी है, आप ज्ञान मत दीजिए युद्ध का। आपके ऊपर शांति शोभा नहीं दे रही है। भारत फिर भी कहता हुआ अच्छा लगता है कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम बुद्ध के देश हैं, दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। आप भाई साहब प्लीज, भाई साहब जम नहीं रहा है। खैर, जापान
ये भाई साहब आतंकी हमले की निंदा किया कि नहीं भाई साहब। और जापान का इतिहास याद तो होगा आप सभी को, ये वही लोग हैं जो दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय इतना चरस बोकर रखे थे। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा किए गए अपराधों को दुनिया आज भी याद कर लेती है तो सदमे में चली जाती है। जापान वो देश है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कोरियंस पर और चाइनीज लोगों पर कहर बरपाया था वो इतना खतरनाक था कि आज भी कोरिया के अंदर जापान बस नाम ले लो लोग नींद में खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये तो सदमा था। मतलब इन्होंने जो यातनाएं दी थी महिलाओं को, पुरुषों को, अत्यंत हद लेवल की थी। लेकिन उसके बाद से पता नहीं इनका कौन सा मतलब शुद्धिकरण हुआ है कि ये आजकल शांति की राह पकड़ के चल रहे हैं। बस तरक्की करनी है, तरक्की करनी है, आतंकी हमले बुरे हैं, निंदा करनी है, निंदा करते रहते हैं। इजराइल अपना भाई है, इजराइल को कहना, इजराइल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो एनी टाइम, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इजराइल का नाम इजराइल कंट्री नहीं होना चाहिए, इजराइल बेस कैंप होना चाहिए, इजराइल कैंटोनमेंट होना चाहिए कि हाँ यहां पर एक सेना का कैंट है, यहां से सेना ऑपरेट करती है। इजराइल बिल्कुल लड़ाने की पोजीशन में रहता है कि हाँ भाई आतंकवादियों को कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, हम साथ में। इसके पीछे का क्या रीजन है? हमने साथ तो इजराइल का भी नहीं दिया था, हमने हमास को आतंकी संगठन डिक्लेयर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां उसने आतंक मचाया ही नहीं, तो हमारी कंडीशन के हिसाब से वो सेट नहीं बैठ रहा था। तो हमने घटना की निंदा की और भारत के अंदर जो सॉफ्ट इसके सकारात्मकता इजराइल के पक्ष में थी, भारत का मेजर जो पक्ष था वो इजराइल के साथ था और बड़ी सेंटिमेंट पॉजिटिव थे इजराइल के लिए, इसलिए इजराइल भारत के साथ बना हुआ है। इजराइल को भारत में दिखता क्या है? दिखता यह है कि 145 करोड़ का बाजार है और वो खुद 98 लाख की जनसंख्या रखने वाला देश है। वो फैक्ट्री बन सकता है हमारे लिए और बढ़िया माल बेच सकता है। तो भारत को बाजार के रूप में इजराइल को देखना है और इजराइल तो ये देखता है कि भारत के साथ अगर सही से बन गई तो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है और उसके हिसाब से इन लोगों को अगर बॉर्डर पर मैंने आयरन डोम बेच दिया तो इससे बढ़िया तो कस्टमर ही नहीं होगा हमारे लिए। तो वो बाजार ढूंढ रहा है और हम बाजार बनने से अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं भाई साहब थोड़ा थामा, खरीद तो हम दुनिया से सब सकते हैं लेकिन फिर अपनी कीमत पर थोड़ी यार, पहले हम प्रोडक्शन कर लें फिर देख लेंगे, ठीक है। मिडिल ईस्ट क्या कर रहा है? मिडिल ईस्ट भी बस ज्ञान ही दे रहा है, शांति शांति शांति। क्यों? क्योंकि आधे हिंदुस्तानी आधे पाकिस्तानी, इन देशों के अंदर इनकी आबादी से ज्यादा तो आप और हम हैं। तो ऐसे में स्थिति यह है कि कतर के अंदर भारत और पाकिस्तान की बड़ी संख्या में आबादी रहती है। तो ये लोग ना किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये केवल मध्यम मार्ग अपनाएंगे कि भाई शांत रहो। तुर्की की क्या स्थिति है? देखो तुर्की जो है ना वो तब से भाई साहब चाचा चौधरी बना हुआ है। ये आदमी तब से जब से कश्मीर का मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का समर्थन लिए पड़ा है। इनके अंदर अलग ही खलीफाई चल रही है। मतलब इनको लगता है कि इनको सऊदी अरब के अंदर जो इस समय किंग सलमान की स्थिति है, प्रिंस सलमान की स्थिति है, वो एक दिन तक अर्दगन को लेनी है, इन्हें खलीफा बनना है। अब वो खलीफा बनने के लिए पाकिस्तान जैसा इनको व्यक्ति चाहिए कि भाई ये आ जाए हमारे साथ में, ये ओआईसी के अंदर थोड़ा सा हमारे लिए नेताजी जैसे कहते हैं, नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। तो एक आदमी को साथ में कार्यकर्ता चाहिए। तो पाकिस्तान वो कार्यकर्ता है, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी लेकर के तुर्की को लगता है कि ये है हमारे साथ। तो तुर्की इनको साथ रखने के लिए आशीर्वाद देके चलता है। तुर्की ने अभी कहा कि देखो भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, घर में घुस के मार गए यार, बहुत बेइज्जती है ये तो। शहबाज शरीफ इनको फोन करके रोए कि पापा मार गए हमको। तो इनने कहा कि अरे भाई रो मत, बात करते हैं तुमसे, तुम्हारे लिए भी थोड़ा चिंतित हैं हम, बात करेंगे तुमसे। तुर्की के पास क्या है जो इनको साहस में दे सकता है? इनके पास एक ड्रोन है जिसका नाम है बायरख्तार ड्रोन। ये वही ड्रोन है जो रशिया यूक्रेन के केस में यूक्रेन को दे दिया था तुर्की ने। और तुर्की ने जब बायरख्तार ड्रोन रूस पे चलाया तो रूस का नुकसान काफी हुआ क्योंकि वो तैयार ही नहीं था ड्रोन से लड़ने के लिए। हालांकि जब ये बायरख्तार ड्रोन चल रहा था उसी समय पर भारत ने अपने यहां पर ड्रोन का विकास कार्यक्रम और एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप करना शुरू कर लिया था कि ये रशिया यूक्रेन तो चल रहा है लेकिन ऐसी स्थिति कल को पाकिस्तान के चलते हम पर आई तो हम कैसे निपटेंगे। तो आज अगर रशिया का बायरख्तार आता है तो उसका बाय बाय कर देंगे हम, तैयारी पूरी है। तो ऐसे में तुर्की का इनको समर्थन देना भी केवल और केवल मौलिक सपोर्ट है, बाकी और कोई आध्यात्मिक सपोर्ट इनके साथ नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से इस तरह डरा हुआ है कि इन पर कभी भी हमला हो सकता है। धमाकों की आवाजें लोगों को सुनाई दे रही हैं। लाहौर के अंदर एक वीडियो आ रहा है, अगेन मैं इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं, सब फटने की, बम फटने की, सायरन चलने की आवाजें आई हैं। ये सब तस्वीरें बाहर निकल करके आ रही हैं। कुछ जगह पर कहा जा रहा है कि भारत के अंदर ड्रोन आए थे, भारत ने ड्रोन को मार गिराया। जब तक इनकी प्रामाणिकता नहीं मिलेगी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन तस्वीरें दिखा दूंगा कि हाँ भाई ऐसा ड्रोन व्रोन की खबरें आ रही हैं। कुछ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हमारे अंदर पाकिस्तानियों ने जो कह रखा था कि तुम सुरक्षित हो, तुमको पाकिस्तानियों को चाइना का डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है। भारत ने एक मिसाइल चलाई जो 100 किलोमीटर अंदर तक अपने टारगेट को 100% हिट करके चली गई। हमारा डिफेंस सिस्टम कहां था?
उन्होंने जितनी मिसाइल चलाई वो सब की सब टारगेट पर लगी। हमारा डिफेंस सिस्टम कहां था? अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के लोग तमाम प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे अब तक का इंटरव्यू लगा, जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी, जैसे के अंकित के नाम से आप सर्च करते हैं, वहां पर भी इसको शेयर किया था, ये मुझे गजब लगा। CNN की एक पत्रकार इनके रक्षा मंत्री से पूछ रही है कि सर, वो आपने कहा था कि भारत के हमने फाइटर जेट मार गिराए, उसका क्या हुआ? कोई एविडेंस है? बोले हाँ हाँ फुल एविडेंस है। बोले क्या है? बोले जाओ सोशल मीडिया देख लो। मतलब हद इस दर्जे की है कि ये रक्षा मंत्री है और ये रक्षा मंत्री होकर के इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके कह रहा है कि सोशल मीडिया देख लो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? हमारा पुराना मिग गिरा हुआ दिखाया जा रहा है। इस बात को लेकर के पत्रकार भड़क गई। इसने कहा कि थोड़ा तो क्रेडिबिलिटी दिखाओ यार, मंत्री हो, मतलब बस केवल इसलिए कि बस टीवी के सामने आना है इसके नाम पर मंत्री बना दिया। सूचना भी है तुम्हें कि चल क्या रहा है? भाई साहब, इन्होंने जो अपनी बेइज्जती कराई, इससे पाकिस्तान के पीएम की फ्री में ही बेइज्जती हो गई। खैर कोई बात नहीं, इनके दावों को लेकर के जितनी भी बातें थी वो इन्हीं ने ही इस तरह से हवा निकाल दी कि सबका मामला सेट हो गया। इसके साथ साथ सब थोड़ा सा काम और चल रहा है। मैंने आपको यदि याद हो तो एक लाइन कही थी, कल भी कहा था कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करने का प्रयास करेगा, और वो करने का कोशिश तो करेगा ही, अगर रिटेलिएट करने का प्रयास करेगा तो भारत कई तरफ से उसको छलनी करेगा। ऊपर लेकर सिंधु के पानी छोड़ने से, जम्मू कश्मीर में आर्मी से, पंजाब में BSF से, एयरफोर्स राजस्थान से, गुजरात के अंदर अरब सागर गुजरात से टच होते हुए पे नेवल बेस से, और बलूचिस्तान में BLA से, सब तरफ से इनके ऊपर कार्रवाइयां की जाएंगी। इनको इतनी जगह से छेदा जाएगा कि इतनी गोलियां मारेंगे कि भूल जाओगे, आगे की लाइन पूरी कर लेना। फिलहाल के लिए पाकिस्तानियों को वो छेद दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बलोच लिबरेशन जो आर्मी है बलूचिस्तान की, उन्होंने 14 पाकिस्तानियों को 72x14 हूरों के पास भेज दिया है। ये तस्वीरें हैं और बाकायदा आजकल BLA वाले भी बहुत तरीके से इनको समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि यार ये लोग एविडेंस मांगते हैं, और एविडेंस मांगते हैं तो हमें भी लगे में लगा एविडेंस दे ही देना चाहिए, क्योंकि बाद में कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। मेहनत वेस्ट नहीं करनी है। ट्रेन लूटी थी, ट्रेन को बंधक बनाया था तो दुनिया को दिखाया था कि देखो हम बंधक बनाना जानते हैं। अब इंडिया वाले अगर मेहनत कर रहे हैं और इंडिया वाले अगर हमें क्रांतिकारी मानते हैं, तो इन क्रांतिकारियों के लिए पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, तो अब उसको देखिए, इन्होंने बकायदा वीडियो डाल के दिखाया, लंबा चौड़ा वीडियो है, बकायदा शूट किया है इन्होंने। एविडेंस रखते हैं भाई साहब ये लोग पूरी तरह से। तो इन्होंने बकायदा क्या दिखाया कि यहां पर ये जो सैनिक है ना पाकिस्तान के, ये सर्च करते घूम रहे हैं कि कहीं किसी ने मारने का हमको जुगाड़ तो नहीं रखा हुआ, और वो ऊपर से वहीं से ही गुरिल्ला टैक्टिक अपना के हुए इनका इंतजाम करके बैठे हुए थे। ये सैनिक हैं जो चल रहे हैं यहां पर। बकायदा बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इन सैनिकों को पहले इनकी गाड़ी में बैठने दिया, और बैठने के कंप्लीट बाद में फिर एक बढ़िया ब्लास्ट किया। उस ब्लास्ट की सीधी तस्वीर मैं दिखा देता हूं, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। ये चलाते हैं, ये उड़ गया क्या? ये बकायदा इन्होंने ब्लास्ट करके उसके परखच्चे उड़ा दिए। यानी कि इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो लोग थे, ये 1 2 3 करूंगा, ये देखिए गया, ठीक है ना। तो बकायदा इन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि सर हम भी लग रहे हैं, हमको हल्के में मत लो। भारत का तो साफ था कहना कि भाई हमने अभी तक आर्मी ठिकानों को टारगेट नहीं किया है, सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया है, हम अपनी तरह से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन BLA वाले कह रहे हैं सर अपना तो फ्रंट टू फ्रंट है ना, हम तो आपके साथ है ही नहीं, बस हम तो आपको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं कि संघर्ष में कमी नहीं रहनी चाहिए, सब तरफ से छेदना है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थोड़ी देर पहले, जो विंटर सेशन होना है उससे पहले। सदन का सत्र भी तो चलना है ना, अभी शीतकालीन सत्र से पहले इनकी चर्चा हुई है। उसके अंदर लीडरशिप सब चर्चाएं जब हुई, संसदीय कार्य मंत्री की सारे के सारे लोग यहां पर एकत्रित हुए। इसमें बस ब्रेकिंग न्यूज इतनी सी निकलती है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सभी पार्टियों से कहते हुए केवल एक लाइन के साथ उनके अंदर फिर से जज्बा जगा दिया कि सुर्खियां अभी बाकी हैं, और वो क्या था? ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ये अभी का सबसे बड़ा अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये रक्षा मंत्री का अभी से आधा घंटे पहले जब सेशन शुरू किया था उस समय का लेटेस्ट अपडेट था। तो इसका मतलब आने वाले समय में और सूचनाएं आप सभी को प्राप्त होंगी। आपकी जो अपनी दृढ़ता है, अपनी सुनिश्चितता है, उसको बरकरार रखते हुए सारे काम करते हुए चलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक पिन कर रहा हूं। इस रविवार को हमारे द्वारा आपके लिए एक सेमिनार प्लान की गई है, जिसमें कि आप लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित जानकारियां हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित जानकारियों को अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करके सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स के अंदर जो लिंक है उसे जाकर के फुलफिल कर दें और अपने आप को ज्वाइन करा लें। फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे द्वारा तमाम प्रकार के कोर्सेज आप लोगों के लिए रखे गए हैं। आप जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें एक बार देख कर आ सकते हैं। आपको अपने अनुरूप कोई कोर्स लगता है जो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कोर्सेज हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर पर मंगा सकते हैं।
थैंक यू सो मच।